History, Class 9th, Chapter 1, French Revolution, Part 4. The Outbreak of Revolution, क्रांति की शुरुआत। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लुई द 16th ने किसी तरह से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के टैक्स जो है लगा दिए थे, जिससे जनता में भारी मात्रा में रोष पैदा हो गया था। अब हम ये देखते हैं कि क्या लुई द 16th अपनी मर्जी से ये टैक्स लगा सकता था। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे। ये बात महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इनके लिए ऐसे स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के प्रस्तावों को मंजूरी लेनी पड़ती थी। यानी आप समझ सकते हैं कि राजा अपनी मर्जी से जनता पर टैक्स नहीं लगा सकता था, और एक जनरल असेंबली होती थी, स्टेट जो है कि जनरल असेंबली एक तरह से होती थी, प्रतिनिधि सभा जिसे कहते थे, स्टेट जनरल, उसकी बैठक इन्हें बुलानी पड़ती थी। और स्टेट जनरल के जो वो है एक राजनीतिक संस्था थी, इसमें पॉलिटिकल बॉडी जिसे कहते हैं वो एक संस्था थी, और इसके जो लोग थे वो जो है इसका फैसला करते थे कि टैक्स लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। इनकी अंतिम बैठक जो थी वो 1614 में बुलाई गई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि 1614 से के बाद जो है जनरल स्टेट की बॉडी या स्टेट जनरल की बॉडी नहीं बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई द 16th ने 5 मई यानी 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई और प्रतिनिधियों को आलीशान वर्साय के महल में बुलाया गया। पहले और दूसरे स्टेट से जो आपको पता ही है कि फ्रांस में 3 स्टेट थे। पहले पादरी लोग जो चर्च के थे, दूसरे नोबल लोग, कुलीन लोग जो बड़े पदों पे थे या राजा परिवार के थे, और तीसरे जो है आम जनता। तो पहले 2 स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 यानी 300 प्रतिनिधि चर्च के और 300 प्रतिनिधि जो है वो कुलीन परिवारों के या शाही परिवारों के प्रतिनिधियों को भेजा। आमने सामने की कतार में ये लोग बैठ गए। तीसरे स्टेट यानी जो 3rd स्टेट था, यानी जिसमें मिडिल क्लास लोगों को जैसे कहा गया है, बड़े किसान, उद्योगपति, मजदूर और ये सब लोग शामिल थे, किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब जो शामिल थे। ये तीसरे स्टेट के जो 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। आप देखिए जो है वो यानी पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लोगों को बैठने की जगह दी गई, जबकि 3rd स्टेज के लोगों को खड़े रहने का जगह दी गई। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि उनके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। अब जो 3rd स्टेट जो था, वो 3rd स्टेट में जो है वो जितने भी उनके पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग थे, एजुकेटेड थे, तर्क बुद्धि शास्त्री थे, वो लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे। और किसानों जो है, औरतों और कामगारों का सभा में प्रवेश वर्जित था। आप देख लीजिए, उसमें से भी जो है इन्होंने भेदभाव किया, पक्षपात किया राज परिवारों ने, कि इसमें से जो आम किसान थे, महिलाएं थी, और जो दूसरे कामगार थे, उद्योगपति, मजदूर थे, उनको कहा कि आप जो है इसमें नहीं आ सकते, जबकि वो भी उसका हिस्सा थे। फिर भी लगभग जो है 40,000 पत्रों
के माध्यम से 40,000 का मतलब एक तरह से सिग्नेचर कैंपेन जैसे चलाया जाता है आजकल बड़ी मात्रा में जो है, तो इस तरह से सिग्नेचर कैंपेन के 40,000 जो उनके पास जो लोगों के सिग्नेचर कैंपेन के पत्र थे और जो शिकायतें थी, उनकी मांगे थी, जो है वो 600 प्रतिनिधि जो थे उनके थे पढ़े लिखे तीसरे स्टेट के लोग, वो अपने साथ इसमें ले गए थे। जो स्टेट जनरल के के नियमों के अनुसार जो है प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, यानी हर व्यक्ति जो है अपना एक वोट दे सकता था, एक वोट जो है उसका काउंट होता। इस बार भी लुई द सोइलर ने इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा दिखाई कि हर व्यक्ति अपना एक वोट देगा। तो इसका मतलब ये है, सीधी सी बात ये हो गई, 600 लोग उनके हैं, 600 लोग उनके हैं। अगर ये 600 लोग पूरे के पूरे विरोध में नहीं जाएंगे, 300 तो जो है 300 ये तो उनके राजा के पक्ष में होंगे, और 600 में से भी कुछ अगर पक्ष में चले गए तो सीधी सी बात है कि राजा जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इस बार लुई द 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए वचनबद्ध था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। अब ये जो आपकी जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे वो समझ गए कि ये राजा की चाल है और ये हमारा जो है मतदान जो है इसमें कोई मान्य नहीं होगा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, जो पूरी सभा है वो पूरी सभा जो है वो मतदान करेगी, जिसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होगा। यानी उन्होंने कहा कि जो है ऐसा नहीं कि आप मान के चले कि 300 लोग जो आपके प्रतिनिधि पे जो बैठे हैं प्रथम और द्वितीय स्टेट के, वो सब आपके पक्ष में, ऐसा मान के नहीं चलेंगे, सबसे वोटिंग कराई जाएगी। तो उनका मानना था कि कुछ ऐसे भी होंगे जो इनके विरोध में भी होंगे, इनके पक्ष के लोग भी जो विरोध में होंगे, तो उससे कुछ बात बन जाएगी। पूरी सभा द्वारा मतदान करने की बात उन्होंने कही। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देना था। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। अब उन्होंने कहा दिस इज डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में हर एक के वोट की वैल्यू होती है, तो ये डेमोक्रेसी के हिसाब से बिल्कुल सही है। जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो है रूसो जो था व्यक्ति जो था, उसने जो है इसे अपने किताब में, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये उसने अपनी किताब में जो है इसका वर्णन किया था। रूसो ने एक आप समझ लीजिए कि एक तरह से जो है वो व्यक्ति उसने जो है इसको अपने उसमें कि ये जो है डेमोक्रेटिक तरीका है, रूसो ने इसको किया था। लेकिन क्या हुआ, राजा ने जो है इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध करते हुए बाहर चले गए। और इस तरह से जो है असेंबली का वो प्रोटेस्ट किया उन्होंने वॉकआउट कर दिया अपनी असेंबली से, वो जो है वॉकआउट कर गए, बाहर चले गए। अब क्या हुआ, अब तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि जो है खुद को जो है संपूर्ण फ्रांसीसी सम्राट का एक तरह से प्रतिनिधि मानने लगे। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि हम तीसरे स्टेट के लोग हैं, हम फ्रांस चलाते हैं, हम है असली फ्रांस के प्रवक्ता, यानी हमारी आवाज जो है मुख्य है, हम क्योंकि आम जनता है। तो 20 जून को ये प्रतिनिधि जो थे वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। तो वहीं जो वर्साइल का जो टेनिस कोर्ट था, यानी महल का जो टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट में ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। वो लोग जो अंदर गए थे 600 लोग वो, और जो बाहर खड़े थे 40,000 पत्र जिनसे लिए गए थे, और महिलाएं जो है और मजदूर औरतें जिनको अंदर नहीं आने दिया था, वो सब जो है टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो गए। और उन्होंने वहां पर क्या किया, उन्होंने जो है अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम है नेशनल असेंबली, हम जो है नेशनल असेंबली अपने घोषित करते हैं, राजा की बनाई हुई जो है स्टेट जनरल जो है उसको हम नहीं मानते, और हम जो है अपनी नेशनल घोषणा करते हैं। और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम नहीं किया जाएगा, संविधान कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक वह असेंबली जो है तब तक जो है ये असेंबली भंग नहीं होगी। यानी जो उन्होंने असेंबली बनाई है, वो नेशनल असेंबली बनाई है, वो भंग नहीं होगी। और इसका नेतृत्व जो है मियाबो और आबे सिया ने किया। मियाबो और आबे सिया उसका जो दोनों ने जो है उसका जो है नेतृत्व किया। दोनों जो है उसके
लीडर बन गए, ये जो है यहाँ पर, तो उनके लीडर बन गए इस तरह से। और इस तरह से जो है ये सभा हो गई। ये टेनिस कोर्ट में इस चित्र में दिखाया गया है, टेनिस कोर्ट में सारे लोग, हजार लोग इकट्ठे हो गए, तो टेनिस कोर्ट ओथ, और यहाँ पर उन्होंने शपथ ली। ये एक चित्र के माध्यम से एक दिखाया गया है इसमें, तो उन्होंने शपथ ली। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होता है। मियाबो का जन्म जो है, अब ये देखते हैं कि मियाबो था कौन था जिसने जो है इतना बड़ा नेतृत्व करने लगा। मियाबो का जन्म जो है कुलीन परिवार में हुआ था। अब मतलब सीधी सी बात है, मियाबो जो है वो कोई थर्ड स्टेट से नहीं आया था, वो सेकंड स्टेट से आया था। यानी सेकंड स्टेट में जन्म लेने वाला व्यक्ति था एक, लेकिन वह अपने सामंत विषयाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत समझता था। लेकिन जो है वो था भले कुलीन वर्ग से, लेकिन उसे ये अपने कुलीन वर्ग के जो सामंतवादी विचार थे वो पसंद नहीं आते थे जो है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, जो है समाज के भेदभाव पर विश्वास नहीं करते, और इसलिए जो है वो लोग जो है समाज के दूसरे लोगों का साथ देते हैं। जैसे बहुत से अमीर होते हैं जो गरीबों का भी साथ देते हैं, बहुत से ऐसे अगले जाति के लोग होते हैं जो पिछड़ी जाति के लोगों का भी साथ देते हैं, ऐसे बहुत से गोरे होते हैं जो काले लोगों का भी साथ देते हैं। तो इसे आपने पॉलिटिकल साइंस में 10th क्लास में आप पढ़ेंगे, क्रॉस कटिंग एंड ओवरलैपिंग करके पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे विचारों का किस प्रकार से जो है वो होता है। तो वो आपको 10th में आपको देखने को मिलेगा इसी संबंध में। आप इसकी अब उसने आगे देखिए था, उस सामंत विचारों का वो विरोध करता था। उसने अपनी एक पत्रिका निकाली और वर्तमान में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिया उसने। और ओबे सिया जो था मूलतः पादरी था, और जो दूसरा जो था मियाबो तो कुलीन परिवार से था, तो ओबे सिया जो था वो पादरी था, यानी वो फर्स्ट स्टेट से आता था। और उसने भी जो है इनका तीसरे स्टेट का समर्थन किया। तीसरा स्टेट क्या था, अब आपको पता ही है। तीसरा स्टेट शीर्ष में एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट जो है वो एक पैम्पलेट लिखी गई थी, प्रचार पुस्तिका जो थी, उसमें विशाल नेशनल असेंबली जो है नेशनल असेंबली जो है थी, जिस वक्त नेशनल असेंबली विधानसभा का प्रारूप तय करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलन हो रहा था। पूरे फ्रांस में जो है एक प्रकार के आंदोलन हो गए कि जो है नेशनल असेंबली के समर्थन में, राजा के विरोध में। कड़ाके की ठंड के कारण जो है फसल जो है बर्बाद हो गई थी, और पाव रोटी यानी ब्रेड जो थी जो है उसकी कीमतें आसमान को छू रही थी। बेकरी मालिक इसका फायदा उठा के जमाखोरी कर रहे थे, यानी उनको दाम बढ़ाए जा रहे थे, अपना फटाफट जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद जो है गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया, और इस तरह से फिर आपने देखा होगा फिर उस पर लूटपाट हो शुरू हो जाती है। जब बहुत ज्यादा जाति शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा वो तो लूटपाट शुरू हो जाती है। आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा, लॉकडाउन के समय में भी जब खाना नहीं मिल रहा था, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने फिर इस प्रकार की प्रतिक्रिया करी कि वो गुस्से में आके जो है उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही वहां पे भी हुआ, फ्रांस में भी, जिसके बारे में आपने फ्रांस की मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको बताया है, किस प्रकार से जो है बगावत हुई, किस प्रकार से क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये वो तरीका कारण मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इसके बारे में विस्तार रूप से बताया गया कि एक्चुअली क्या कारण थे जिस वजह से ये ऐसा हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरी तरफ सम्राट की सेना जो है वो पेरिस में बुला ली गई। यहीं से शुरुआत हुई थी, आपने देखा होगा, आपके चैप्टर की शुरुआत यहीं से हुई थी कि पेरिस में जो है सम्राट की सेना आ गई है, और बैस्टल जेल पर धावा बोल दिया गया है, जैसल देश को तोड़ दिया गया है, वहां से हथियार उठा लिए गए हैं, वहां से अपराधियों को छुड़ा लिया गया है, और गांव में अफवाह फैल गई कि जो है किसी भी समय सेना जो है वो आक्रमण कर सकती है जनता के ऊपर। गांव में लूटपाट शुरू हो गई, बड़े बड़े लोगों को लूटा जाने लगा, उनकी फसलों को लूटा जाने लगा, और एक प्रकार से जो है वो घरेलू क्रांति हो गई। एक प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि जो है सिविल वॉर जिसे कहते हैं वो हुआ, और कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों को जो है, जो किला जो है था, ग्रामीणों ने किले को तोड़ डाला, भंडारों को लूट लिया, सभी दस्तावेज जो थे, जो उनके
भूमि जमीन से जुड़े हुए थे, गिरवी रखे हुए थे, या कोई कर्जदार के कर्ज के थे लिए हुए थे, वो सब जला दिए साहूकारों से उन्होंने। सबके जो है सबको कर्ज मुक्त कर दिया, सबकी जमीन आजाद कर दी उन्होंने, सब सब जो है उन्होंने लूटपाट मचा दी लोगों ने। ऐसे मौके पर जो है जागीरदार जो थे, साहूकार थे, जिन्होंने वो सब छोड़ छोड़ के भाग गए अपने घर छोड़ के। उन्होंने कहा ये तो सब बाद में इकट्ठा कर लेंगे, पहले अपनी जान बचाओ। जो पड़ोसी देशों में जाकर उन्होंने शरण लेनी शुरू कर दी बॉर्डर क्रॉस करके, क्योंकि अब यूरोप में देश जो है पास पास होते हैं सारे, तो वो सब भाग गए वहां से जो है उन्होंने। तो ये स्थिति थी, कुछ वर्णन है क्रांति के समय क्या हुआ। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान जो है वो लुई द 16 जो है नहीं लगा पाया था। अंतर नेशनल असेंबली को उसने मान्यता दे दी। उसको समझ में आ गया कि ये बड़ी जनता की ताकत बहुत ताकतवर होती है। गरीबों जनता की जो जब ये जो गरीब लोग जब हमला करते हैं तो फिर ये अमीरों के पैर उखड़ जाते हैं। उनके हथियार पैसे किसी काम नहीं आते, क्योंकि वो सिर पे कफन बांध के चलते हैं और फिर वो मरने से नहीं डरते, वो बड़े बहादुर होते हैं इस चीज में। तो आपने देखा होगा कि जो है वो बहुत बहादुरी से लड़ते हैं फिर वो। और यही वो मान लिया गया कि सत्ता पर अब जो है संविधान का अंकुश होगा। ये मान लिया गया कि अब संविधान की बात मानी जाएगी, राजा की बात नहीं मानी जाएगी। राजा को जो है शक्तियों को सीमित कर दिया जाएगा और उसको जो है भगवान का आदेश नहीं माना जाएगा, जैसा कि पहले कहा गया था। 4 अगस्त 1789 को रात को जो है असेंबली ने करों और कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया, यानी उसको हटा दिया गया, आदेश पारित किया। और पादरी वर्ग के लोगों को भी अपनी विशेष अधिकारों की को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। और पादरियों को जो विशेष अधिकार मिला था कि उनको जो है टैक्स नहीं देना है, उनको जन्म से जो है कुलीन माना जाएगा, उनको जन्म से जो है फर्स्ट एड माना जाएगा, वो जमीन रखने का अधिकार है, उन्हें सब कुछ वो है, तो वो सब हटा दिया गया उनका। धार्मिक कर जो उन्होंने लगाया हुआ था वो भी समाप्त कर दिया गया। आपको पता होगा कि उन्होंने एक धार्मिक कर लगाया था, जो कि आपने पहले पढ़ा था, ये ताइद नाम का धार्मिक कर जो लगाया था, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की मैंने जो है पहले और दूसरे लेक्चर में इसको बताया है, तो वो समाप्त कर दिया गया। और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जो है वो छीन ली गई, उसकी उस पर कब्जा कर लिया गया, लोगों को बांट दी गई। इस काम ये जो है इन सब चीजों के लिए जो है एक तरह से जो है 20 अरब लेविस जो मैंने आपको बताया कि जो फ्रांस की जो मुद्रा थी, फ्रांस की जो उस समय पूर्व फ्रांस में जो उस समय की मुद्रा थी, उसको जो है ये लेविस क्या कहा गया जो है। और ये जो लेविस था ये 1794 तक जो है ये लेविस ये फ्रांस की मुद्रा के रूप में रहा। और बाद में जो है इसको समाप्त कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया, इसे हटा दिया गया। और फ्रांस जो है फिर बाद में जो है उसको फ्रांसी करेंसी अलग से जो है इसको शामिल की गई। तो ये था हिस्सा 2 पॉइंट का उसमें था। अब जो उसका हम नेक्स्ट जो इसको पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 2.1 में, जो है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, किस प्रकार से फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किस तरह से राजा के होते हुए भी उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया गया और किस प्रकार से वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी। तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो है इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इसके क्वेश्चंस को आप डिस्कस कीजिए, चैप्टर को दोबारा से पढ़िए और जो मैंने बताया उसको साथ उसको मिलाइए और कोशिश कीजिए कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। और जो क्वेश्चन है वो कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने क्वेश्चंस को लिखिए कि आप क्या और क्या जानना चाहते हैं, कहाँ पर जो है आप इसको स्पष्टीकरण चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक, द फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।